नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ बेसिकली एक ग्लोमेरुलर डिसीज़। इसमें होता क्या है, यूरिन में बहुत सारी प्रोटीन आती है, ठीक है। ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाती है, हाइपरलिपिडीमिया है, एडीमा है, ठीक। और इसकी कॉजेज़ हैं, प्राइमरी कॉजेज़ हैं, सेकेंडरी हैं जेनेटिक लेवल पर, ठीक। दिस इज़ द किडनी और इसमें इसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ द ग्लोमेरुलर, ठीक। इसका ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं और यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है और यूरिन बन जाता है, ठीक है। ओके, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द ये ग्लोमेरुलाई की लाइनिंग है, यानी इसमें ये है पोडोसाइट्स हैं, ठीक। ये यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये इतने ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हैं कि ब्लड में जो एल्बुमिन है वो नेगेटिव चार्ज होती है, इसे रिपेल करती है विद द ब्लड और इसे फ़िल्टर आउट नहीं होने देती। जब इस स्ट्रक्चर का डैमेज होगा तो एल्बुमिन यहाँ से लीक आउट होकर ब्लड में जाती है, यूरिन में जाती है। सो बेसिकली ग्लोमेरुलाई डैमेज हुआ और बहुत सारी प्रोटीन जाती है यूरिन के अंदर और प्रोटीन यूरिया होता है। साथ में बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स आती है। एक बच्चा है, इसका पेरीऑर्बिटल पफिनेस है, एसाइटीज़ है और पिटिंग एडीमा है। तो ये सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। कि पैथोफिजियोलॉजी की लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो एल्बुमिन को यूरिन में नहीं जाने देती, क्योंकि ये हैवीली नेगेटिव चार्ज होती है, एल्बुमिन भी नेगेटिव चार्ज होती है और ये से रिपेल कर देती है अगर ये इंटैक्ट हो। अगर ये डैमेज हो जाए तो एल्बुमिन लीक होती है यूरिन में, ठीक है। और जब ये लीक होगी तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिसकी डायग्राम में आपको दिखा। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हुई, प्रोटीन जो है वो यूरिन में आई। जब प्रोटीन यूरिन में आई इसका मतलब है कि वो ब्लड में कम हो गई। जब वो ब्लड में कम हुई तो ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। जब ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स में कम होता है तो वाटर लीक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, तो ब्लड के अंदर जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और एडीमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड हाइपोवोलीमिया होगा तो एल्डोस्टेरोन और एडीएच रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्या है सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी, ताकि वो ब्लड का जो हाइपोवोलीमिया है वो करेक्ट किया जा सके और इस सर्कल से एडीमा जो है वो ज़्यादा होता रहेगा। हाइपोप्रोटीनीमिया में हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। यानी जब प्रोटीन कम है तो लिवर प्रोटीन भी ज़्यादा बनाएगा, लिपिड्स भी ज़्यादा बनाएगा और लिपिडीमिया भी हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपेयर होता है 2 से 7 साल के बच्चों में और 1 ईयर से कम बच्चों में ये अपेयर नहीं होता। अच्छा, इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो हिस्ट्री भी पता चलता है कि बच्चा वेट गेन कर रहा है, उसके बॉडी में एडीमा हो रहा है, भूख नहीं लग रही, इरिटेबल है, लेस एक्टिव है। तो और हमने यूरिन डेप्थ चेक कराया तो उसमें +2 यूरिन है, मैसिव प्रोटीन यूरिया है, GFR उसका नॉर्मल है। हमने जब सीरम में प्रोटीन लेवल्स कराए तो वो कम थे, लिपिड ज़्यादा हो रहे हैं और हमने स्टीरॉयड का एक ट्रायल दिया 4 to 8 वीक्स। अगर तो बच्चा ठीक हो गया तो अच्छा ओके, और अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर हमने रेनल बायोप्सी करानी है। बायोप्सी करानी है ना तो हमें पता चलता है कि एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस हो गई हैं, एपिथेलियल लाइनिंग थिन हो गई है और किडनी टिश्यू वैसे नॉर्मल है। तो बायोप्सी में हमें पता चलता है कि ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डिफेक्ट है, ठीक है। देखें ये ना पोडोसाइट्स हैं, ये जो फुट प्लेट्स हैं इनकी इफेसमेंट हुई हुई है। ये वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज थिन और ये वाले जो इसमें एपिथेलियल सेल्स हैं ये इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ से
लेके जो प्रोटीन हो रही है, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स में यही है, वेट गेन है, अडीमा है, साइटीज़ है, लंग्स में पानी है, दैट इज़ प्लूरल एफ्यूजन, सिक्रोटम स्वेल हो गया है, अडीमा हो रहा है, डायरिया है, एनोरेक्सिया है, पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है, स्वेलिंग्स हैं, इरिटेबल है, इजी फटीग हो जाती है, लेथार्जिक है, ब्लड प्रेशर या तो बढ़ गया है या नॉर्मल है या डिक्रीज़ है, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, यूरिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आएगा और उसमें वो फ्रॉदी है, दैट इज़ उसमें बहुत सारी झाग है, ठीक। हम जो हमारा थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट में रोल है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने यूरिन में प्रोटीन की एक्सक्रीशन को कम करना है, फ्लूइड रिटेंशन टिश्यूज़ में कम करनी है, इन्फेक्शन से बचाना है, हमने पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट पे लेकर आना है, उसके फ्लूइड्स हमने थोड़े से कम कराने हैं और अगर एडीमा हो रहा है तो हमने डायूरेटिक थेरेपी ऐड करनी है। ओके, थेरेपी में हमने सबसे जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारी, दैट इज़ स्टीरॉयड। हमने कॉर्टिकोस्टेरॉयड देनी है, प्रेडनिसोलोन 2 mg पर kg पहले 6 हफ्तों के लिए, फिर हमने उस स्टीरॉयड को थोड़ा सा टेपर करना है, 1.5 mg पर kg हर दिन देना है 6 हफ्तों के लिए, ठीक है। बाज़ लोग स्टीरॉयड से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और बाज़ में ये जो है रिलैप्स हो जाता है और ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। अब रिलैप्स को चेक करने का तरीका ये है कि हम बच्चे को के पेरेंट्स को सिखाते हैं कि घर पर प्रोटीन यूरिया चेक करना है बाय यूरिन डिपस्टिक मेथड, और इसके साथ अगर रिलैप्स हो जाए तो हमें स्टीरॉयड की डोज बढ़ानी पड़ती है। स्टीरॉइड्स के वैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वेट गेन होता है, कुशिंग सिंड्रोम टाइप होते हैं, जैसे राउंड इन फेस, मून फेस होता है, बिहेवियर चेंजेस और एपेटाइट बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग अरसे तक हम स्टीरॉइड पर पेशेंट को रखें तो उसमें हिर्शुइज़म हो जाता है, ग्रोथ के मसाइल होते हैं, कैटरैक्ट, हाइपरटेंशन, जीआई ब्लीड, बोन डीमिनरलाइजेशन, इन्फेक्शन एंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और जिन लोगों में ये ठीक ना हो रहा, उनमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा होता है, और इन्फेक्शंस में पेरिटोनाइटिस, सेलुलाइटिस, नमूनिया होता है, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा विग्रेस एंटीबायोटिक से इनको ट्रीट करना पड़ता है। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है उन लोगों के लिए जो स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं।